हेलो मित्रों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। होमगार्ड लिखित परीक्षा एवं आने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है उससे उसकी सीरीज का कार्यक्रम चल रहा है। तो आज जो सुपर सीरीज जो है 50 क्वेश्चन की, जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है, आज दूसरी सीरीज है। तो दूसरी सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि पुलिस प्रोन्नत बोर्ड से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित है, और ये प्रश्न कई बार आ भी चुके हैं। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ। और यह सीरीज जो है वो इन टॉपिकों पर आधारित है: विज्ञान, व्यापार, पर्यावरण और शहरीकरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो मित्रों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण होता है। जो पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं उनकी जो गति होती है, पृथ्वी कई उसको कई प्लेटों में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। उसका जब अध्ययन किया जाता है तो प्लेटों की गति आपस में जब होती है, आपस में जब प्लेटों का मूवमेंट होता है तो उसके कारण मित्रों भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप, अर्थक्वेक। तो इसका जो है सही ऑप्शन होगा ए, भूकंप आता है। भूकंप आता है पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा है ना, मैकेनिकल एनर्जी, वो दो ऊर्जाओं को जोड़ने पर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यांत्रिक ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। तो ये बीच में जो खाली जगह है यहाँ पे कौन सा विकल्प होगा? ये स्थितिज ऊर्जा वाला होगा। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे विशेष दिशा लगा दिया गया है, ठीक है। तो दिशा लगा दिया गया है तो भौतिक में जो राशियां होती दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि और दूसरी अदिश राशि। सदिश में सदिश दिशा के साथ जिसका अध्ययन किया जाता है, और अदिश में बिना दिशा वाली राशियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें विशेष दिशा के साथ गति की बात की जा रही है। तो विशेष दिशा के साथ दिशा का अध्ययन किया जाता है विशेष, तो वो उसका आंसर होगा विस्थापन। विस्थापन में विशेष दिशा में गति होती है। ये विस्थापन जो है विशेष दिशा में गति ही होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? आपको इस प्रश्न का जो है डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि ये होता है परमाणु नाभिक बीच में ये, और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो हैं चक्कर काटते रहते हैं। इस टाइप से, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के बाहर, और नाभिक के अंदर ये नाभिक होता है, ये परमाणु नाभिक, ये होता है परमाणु नाभिक। नाभिक होता है मध्य में। इस परमाणु नाभिक में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। दो चीजें होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से कहते हैं द्रव्यमान संख्या। प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, ये होता है द्रव्यमान संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या भी कहलाती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये होगा।
अब पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। तो भाई न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी कि इस द्रव्यमान संख्या में से इस प्रोटॉन की संख्या घट जाएगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या संख्या बराबर क्या होगी, द्रव्य, इस सूत्र से द्रव्यमान संख्या ऋण प्रोटॉनों की संख्या। क्या होगा मित्रों, प्रोटॉनों की संख्या। या तो ऑप्शन में ये लिखा हुआ होगा द्रव्यमान संख्या ऋण प्रोटॉनों की संख्या, या फिर प्रोटॉनों की संख्या की जगह पर परमाणु संख्या और लिखा हुआ हो सकता है। क्या लिखा हुआ हो सकता है, परमाणु संख्या, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। तो एक सूत्र और निकलेगा और बनेगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या ऋण परमाणु संख्या। ये दोनों एक ही चीजें हैं, परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका जो आंसर है, इसमें थोड़ा मिस है, यहाँ पर इसमें थोड़ा मिस है, ये बी वाला आंसर सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी वाला कैसे सही होगा, यहाँ पर एक चीज ये मेंशन करनी पड़ेगी, द्रव्यमान संख्या, ये मिस हुआ है, द्रव्यमान संख्या ऋण परमाणु संख्या, ये अब सही हुआ। द्रव्यमान संख्या ऋण परमाणु संख्या, ये वाला देखो बना, ये वाला बन गया सूत्र। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही होगा कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके, ये खाली जगह है, बराबर होती है। तो किसके बराबर होगी मित्रों, द्रव्यमान संख्या, यहां से लेके यहां तक पूरा ये उत्तर होगा द्रव्यमान संख्या ऋण परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, एटॉमिक नंबर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनता है। भाई पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में असंतुलन का कारण कौन बन रहा है, तो सीधी सी बात है, इसमें उत्तर पड़ेंगे भाई हरे पौधे का अत्यधिक बढ़ना। भाई हरे पौधे तो पर्यावरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। जैव विविधता नहीं, जितनी विविध जातियां होंगी पर्यावरण उतना ही संतुलित होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की वैरायटी का जीव पर्यावरण में कुछ ना कुछ पॉजिटिव भूमिका निभाता है। तो इसलिए जैव विविधता का मतलब विभिन्न वैरायटी के जीवों का होना। जैसे मान लो बिल्ली, कुत्ता, ये सब अलग अलग है ना, तो ये इस टाइप की वैरायटी के जीवों का होना। वनस्पति में भी कई वैरायटियां होती हैं। तो जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी उतना ही ज्यादा पर्यावरण संतुलित होगा। भाई अभी चीता प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई गई चीता को बचाने, बाघों को बचाने के लिए। क्यों भाई, बाघ ना रहते तो क्या दिक्कत होती, कुछ नहीं होती। ये आम आदमी का सोचना है। लेकिन बाघ नहीं रहेंगे तो पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, उसका प्रभाव मानव प्रजाति पर भी पड़ेगा। तो इसीलिए बाघ को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट योजना चलाई गई थी। क्लियर है मित्रों। अब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर है अधिक नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना। भाई नवीकरणीय संसाधन अगर उपयोग कर लिए जाएंगे तो उससे असंतुलन कैसे बढ़ जाएगा, वो तो दोबारा फिर बना लिए जाएंगे। ठीक है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डी क्या है, बढ़ती मानव जनसंख्या, ये है। भाई पर्यावरण असंतुलित किसके कारण हो रहा है, भाई आबादी बढ़ रही है लगातार। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, ये वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न करती है। जिसे भाई कम दाब वाला जो क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो दो घटनाएं होती हैं, एक तो संपीड़न, दूसरा विरलन। तो कम दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वो होगा विरलन, और इसका अपोजिट हो तो वो संपीड़न होगा। तो इसका मित्रों सही उत्तर होगा बी, विरलन। ठीक है, विरलन होगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्षार स्वाद में। भाई क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। एक इनका भाई और होता है अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये कैसे के लिए तैयार रहेगा। भाई अम्ल जो होता है ना, अम्ल जो
कच्चे फल होते हैं, जैसे नींबू है, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आम में मैलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। तो आम, कच्चा आम स्वाद में खट्टा, नींबू खट्टा। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड, एसिड की हिंदी होती है अम्ल, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो मित्रों इसका सी ऑप्शन सही होगा कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत जो है वो भाई अपना सूरज देवता है, ठीक है, सूर्य देवता। तो पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये डी, सौर ऊर्जा। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ध्वनि के प्रबल या मंद होने के लिए, भाई ध्वनि की प्रबलता, ठीक है, या फिर वो मंद हो जाए, तो उसके लिए जो ध्वनि जिन फैक्टर पर डिपेंड करती है उसमें एक होता है आयाम, उसको अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो ध्वनि के प्रबल या मंद होने के लिए आयाम उत्तरदायी होता है। तो इसका सही ऑप्शन देखो ए है, आयाम, ठीक है, आयाम होगा। तो मित्रों ये वाला ऑप्शन सही होगा, आयाम। ध्वनि के प्रबल या मंद होने के लिए आयाम उत्तरदायी होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे हल्की धातु की पहचान करें। तो देखते हैं, देखती है, अब इनकी तुलना करनी है, ये चार हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए, पहली चीज आयन धातु है नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही हटा दो, इससे मतलब ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं। अब बचा कोबाल्ट, लिथियम और तांबा, ठीक है। तो सबसे हल्की मित्रों होती है लिथियम। कौन सी होती? अगर इन तीन की तुलना करेंगे तो ये ऑप्शन सही होगा, लिथियम, ठीक है, लिथियम सबसे हल्की, ठीक है। भाई देखो सिस्टम ये होगा, लिथियम, लिथियम, ठीक है, इसमें लिथियम लिखा है, लिथियम, लिथियम होता है, लिथियम, लिथियम, ठीक है, लिथियम। और लिथियम से भारी कौन सी होती है? तो लिथियम से भारी होती है तांबा, ठीक है। तो उससे ज्यादा वजन किसका है? तांबा का। किसका है मित्रों? तांबा। और इससे भी ज्यादा भारी होती है कोबाल्ट। कौन सी होती है? कोबाल्ट। कौन सी होती है मित्रों? कोबाल्ट, ठीक है। देखो पृथ्वी का जो क्रोड है वो निकेल और कोबाल्ट का बना हुआ है। और क्रोड जो निकेल और कोबाल्ट, क्रोड मतलब पृथ्वी के बीचों बीच में जो चीज पाई जाती है वो लावा अवस्था में है, तो उसमें निकेल और कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो अब ये भारी है, तभी वो मध्य में पाया जा रहा है। जैसे दही होता है, उसमें अगर आप फेरोगे कोई चीज, ठीक है, फेरोगे उसमें, तो फेरने पर क्या होता है कि जो जो भारी कण होते हैं वो बीच ही में रहते हैं, ठीक है, बीच में ही रहते हैं, हल्के साइड से आ जाते हैं। तो निकेल और कोबाल्ट पृथ्वी के मध्य में है। कहाँ पर है? मध्य में है। तो कोबाल्ट सबसे भारी होता है, लिथियम हल्का होता है, उससे भारी तांबा और उससे भारी कोबाल्ट, ये क्रम होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? भाई क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है मित्रों, क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17। कितनी है? 17। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। भाई 20 होती है ये किसकी? 20 होती है कैल्शियम की। किसकी होती है मित्रों? कैल्शियम की। 20 परमाणु संख्या होती है कैल्शियम की, ठीक है। 13 होती है एल्युमिनियम की। 13 किसकी होती है? एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की होती है, ये भी आप देख लीजिए, एल्यूमिनियम। और 19 होती है परमाणु संख्या पोटेशियम की। किसकी होती है मित्रों? पोटेशियम की, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम की। क्लियर है? क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ध्वनि के माध्यम से गुजर नहीं सकती है, बीच में खाली जगह है। देखो ध्वनि को गुजरने के लिए या ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। जैसे आप हमारी आवाज को सुन रहे होंगे, तो आपका मोबाइल या जो भी डिवाइस आपके पास हो, तो उस डिवाइस और आपके बीच में जो वायु भरी हुई है, उस वायु के कारण ही आपकी डिवाइस से आवाज हमारी निकल के और माध्यम से होती हुई आपके कानों तक पहुंच रही है। क्लियर है इतना?
तो इसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि भाई ध्वनि को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है। अगर माध्यम हटा लिया जाए, कोई सा भी माध्यम ना रखा जाए, तो फिर ध्वनि गत नहीं कर पाएगी। आप डिवाइस और अपने बीच की जितने भी माध्यम जैसे हवा वगैरह सब हटा लें तो आप हमारी आवाज सुन नहीं पाएंगे। क्लियर है इतना? तो इसमें अब जहां कुछ भी नहीं होता उसको निर्वात कहते हैं। ठीक है, जहां पर कोई भी माध्यम ना हो, वायु भी ना हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं निर्वात। ठीक है, तो ध्वनि निर्वात के माध्यम से गुजर नहीं सकती। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, डी वाला। अब इसमें एक चीज और आपकी क्लियर करा दें कि ध्वनि की चाल अगर माध्यम ठोस होगा, क्या होगा? ठोस। तो ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी, उससे कम द्रवों में होगी। किस में होगी? द्रवों में होगी। और सबसे कम होती है गैसों में, गैसों में या वायु में। अब इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे ट्रेन आती है, ट्रेन, रेलगाड़ी, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कान पटरी पर लगाते हैं। पटरी जिस पर रेलगाड़ी चलती है, ठीक है, पटरी पर लगा के रेलगाड़ी कितनी दूर है उसका अंदाजा कर लेते हैं कि ट्रेन अब आ रही है या नहीं आ रही है। अब उसमें है क्या? अब भाई कान को पटरी पे लगाने की क्या जरूरत है? आप हवा में कान आपका है, ठीक है भाई, आपके कान और ट्रेन के बीच में हवा जो भरी है, तो क्या उस हवा से उस ट्रेन की जो ध्वनि है वो नहीं आ पा रही है? तो मित्रों उसका उत्तर इसी में छिपा है। भाई जो पटरी में लगाया तो वो ठोस चीज थी पटरी, और ठोसों में ध्वनि की चाल इन सबसे ज्यादा होती है। भाई अगर आप ऐसे ही सुनोगे तो फिर कान और ट्रेन के बीच में क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई है। ठीक है, गैस ही तो भरी है इसमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही तो गैसें भरी है वायुमंडल में। तो गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, उससे ज्यादा द्रव में होती है, और सबसे ज्यादा ठोस में होती है। तो पटरी होती है ठोस, तो इसीलिए इंसान कान को पटरी पर लगा करके ट्रेन के आने का अंदाजा लगा लेता है। क्लियर हो गया होगा मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है भाई? संपीड़ित स्प्रिंग में होता है, संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होता है? तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है मित्रों। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है मित्रों। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? भाई चूने के पानी को दूधिया बना देती है CO2, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। भाई चूने का पानी हो, ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप प्रवाहित करिए तो वो पानी जो है वो दूधिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। ये डिस्टरबेंस कर रही है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसका जो है, इसका ऑप्शन होगा ये बी वाला सही होगा। बी वाला सही होगा ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? देखिए, जितने भी आपको ऐसे दिखे कि जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं सजीव, तो वो कार्बनिक ही है। ये कॉन्सेप्ट है, वो कैसा है? कार्बनिक ही है। तो अब इसमें जानवर सजीव है तो भैया ये कार्बनिक। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकार्बनिक, अकार्बनिक की बात कर रहा है, ठीक है, तो जानवर, इसमें जान होती है तो कार्बनिक। जीवाश्म ईंधन, ये भी कार्बनिक। क्यों? क्योंकि ये कभी जिंदा थे। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन ये होते हैं कि जो हजारों करोड़ों साल पहले जो पेड़ पौधे और जीव जंतु थे वो पृथ्वी पर जो उथल पुथल हुई उसमें नीचे दब गए, ठीक है, तो वो जीवाश्म ईंधन होता है। तो ये भी जो है कार्बनिक है। जल, ये कार्बनिक है। जल का सूत्र ही होता है H2O। क्या होता है मित्रों? H2O, ठीक है, इसमें कार्बन दिख ही नहीं रही है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा जल, ये वाला। पौधे, पौधे भी कार्बनिक होते हैं, पहले ही बता दिए, जिसमें
जिसमें आप ये देखो सजीव है, जिंदा है, जीवन वाले लक्षण हैं, वो कार्बनिक है। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि किसी आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब ये प्रश्न देखिए मजेदार है। क्यों? क्योंकि इसमें खट से क्या करेगा इंसान? इलेक्ट्रॉन संचलन कर देगा। ठीक है, क्योंकि आवेशों के स्थानांतरण की क्रिया इलेक्ट्रॉन संचलन। एक और ऑप्शन दिया हुआ होता धारा, विद्युत धारा। तो वो विद्युत धारा तो यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि विद्युत धारा का एक और रूप यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। इसमें ये चीज आप में देखिए कि वस्तु से भूमि पर आवेशों का स्थानांतरण। ठीक है, वस्तु से भाई वस्तु के द्वारा भूमि पर जाएगी। अब एक चीज आपको बता दें, जैसे ये कोई तार हो बिजली का, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का संचलन हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करें? हम हो गए वस्तु, सजीव वस्तु हो गए। ठीक है, हमने इस तार को ऐसे पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो क्या होगा? हमसे होते हुए जो इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, हमसे होते हुए कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इस घटना को अर्थिंग कहते हैं। कि भाई अर्थिंग, अर्थ लग गया, करंट लग गया, अर्थिंग वाला कहते हैं कि नहीं? सुना होगा आप लोगों ने। तो इसको अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग। अगर भूमि पर जाने की बात हो रही है तो वो कहलाएगा क्या? अर्थिंग। ये बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी वाला सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो क्रोमियम के साथ जो है, क्रोमियम के साथ देखो, स्टेनलेस स्टील क्या है मित्रों? स्टेनलेस, स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील, स्टील, स्टील बराबर। ठीक है, ये क्या क्या होता है इसमें? इसमें क्रोमियम होता है। क्या होता है? क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम प्लस लोहा, लोहा प्लस निकल। क्या होता है? निकल या निकेल, कहीं कहीं लिख दिया जाता है, निकल होता है। ठीक है, या नहीं? इसको अगर सिंबल में प्रदर्शित करेंगे तो क्रोमियम प्लस आयरन Fe और प्लस निकल Ni, ये होगा। ये रासायनिक, रसायन में तत्वों को जो प्रदर्शित करते हैं वो सिंबल है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, क्रोमियम तो ये दे ही रखा है। ठीक है, निकल और लोहा यहाँ पर लिखा हुआ है। क्रोमियम दे रखा है, ये वाला दे रखा है। ठीक है, लोहा और निकल और होता है, तो वो बी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। भाई ध्वनि की चाल जो है तापमान पर भी निर्भर करती है। ठीक, और जो घनत्व होता है माध्यम का वो भी निर्भर करती है, लोच पर भी निर्भर करती है। तो ये तीनों हैं, तो ये वाला सही होगा। ये सारे विकल्प ये सही होंगे। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है मित्रों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड। अब देखो विज्ञान के अलावा अगली चीज शुरू हो गई है। ठीक है, अगला खंड किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, इसके बारे में है क्वेश्चन कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो केसीसी है, ये बहुत पहले से हो रही है। केसीसी कोई अभी थोड़ी हो रही है, तो केसीसी बहुत पहले से हो रही। तो इसका बी ऑप्शन 1998, 1998 से शुरुआत हुई थी केसीसी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन राष्ट्रीय कृषि नीति से संबंधित है। ठीक है, इसमें ये टॉपिक भी समाहित किया है, राष्ट्रीय कृषि नीति का लक्ष्य। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन यहां से है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000। अब इसमें देखो एक ये क्वेश्चन और बन रहा है। ठीक है, 2000 का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना था? ठीक है, तो भाई 4%, 4%। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर
कि किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर अधिकांश लोगों को पता होगा 1551। क्या होगा? 15 15 1551। क्या होगा मित्रों? 1551। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है PMFBY की शुरुआत, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। कब हुई थी मित्रों? सन 2016 में। इसका सी ऑप्शन सही होगा, सन 2016। उसका जो है 2016। 2016। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, ये देखो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखो इसमें ये पूछ दिया है कि भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक। एक होता है विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये नहीं कि इसमें, अब देखो नॉर्मन बोरलॉग इसमें ऑप्शन में है। अब नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो खट से क्या करेगा कैंडिडेट? भाई ये सही है, हरित क्रांति वाली बात है। नॉर्मन बोरलॉग नहीं भैया, गलत हो जाएगा। ये भारतीय कृषि दिया हुआ है ना, यानी भारतीय के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ऐसे आप समझ लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों MS स्वामीनाथन। क्या होगा? MS स्वामीनाथन। ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है, ये ए, ये नहीं सही होगा। क्लियर है इतना? भारतीय कृषि में या भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो हैं मित्रों MS स्वामीनाथन। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड की सिफारिश। ठीक है, सिफारिश। अब इस पे संबंधित प्रश्न है कि ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड की सिफारिश जो है वो किसने की थी? ये एक जो है मक्खी आ गई है, वो की दिक्कत ला रही है। ये पूरा जो है दिक्कत पैदा कर रही है। डिस्टरबेंस। हाँ, ये देखिए मित्रों, किसान क्रेडिट कार्ड की सिफारिश, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई? किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो तैयार की गई ये RB गुप्ता समिति पर। RB गुप्ता समिति पर। RB गुप्ता समिति। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रथम कृषि गणना। ठीक है, प्रथम कृषि गणना कब हुई थी भाई? प्रथम कृषि गणना कब आयोजित की गई? ठीक है, एग्रीकल्चर सेंसस। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही है, 1970-71। 1970-71। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का प्रभाव। इस पे आधारित प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो मित्रों गेहूं पर। गेहूं पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जनक। अब देखो आ गया। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक, ये डबल डबल मत समझ लेना। ठीक है, ये जो है बात मेंशन की गई है जिससे क्लियरिटी हो जाए। विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक, अब विश्व की बात आ गई तो ये होगा नॉर्मन बोरलॉग। ये वाला ऑप्शन सही होगा मित्रों, नॉर्मन बोरलॉग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भाई नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है। नीली क्रांति, नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। इसको अंग्रेजी में ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुलाबी क्रांति के जनक। अब भाई गुलाबी क्रांति के जनक तो दुर्गेश पटेल हैं, दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जनक
दुर्गेश पटेल हैं पिंक रिवॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन प्रश्नों का रिवीजन करके आप जब भी फ्री टाइम पर बैठे हो, अगर आप ये वीडियो चलाकर बार बार सुन लेंगे तो ये क्वेश्चन रूटीन पे आ जाएंगे और फिर गलत नहीं होगा। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड। अब ऑपरेशन फ्लड जो है मित्रों, ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध किससे? भाई येलो रिवॉल्यूशन जो है वो तिलहन से संबंधित है, तिलहन उत्पाद से। ठीक है, तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुषी क्रांति रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? तो रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध जो है कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास, कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास, इससे संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन, अधिकांश लोगों को मालूम है आलू किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है राउंड रिवॉल्यूशन, गोल क्रांति। अब आगे बढ़ते हैं रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, रजत। रजत की तरह भाई देखो अंडा कुक्कुट पालन, ये रजत क्रांति से संबंधित हैं, अंडा और कुक्कुट पालन। देखिए मित्रों श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये पूछते 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 कई बार पूछी गई है, तो अब इनका ट्रेंड भी आ चुका है। ठीक है, रजत क्रांति ये भी पूछी जाती है, अंडा और कुक्कुट पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, खरीफ की फसल से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन यहां से कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो भाई गेहूं रबी की फसल है, ये काहे की है? रबी की फसल, रबी की। ठीक है, और चना, चना भी है। ठीक है, चना भी उसी में आ जाती है रबी की फसल में। किस में आ जाता है? रबी की फसल में। सरसों भी आ जाता है रबी की फसल में। किस में आ जाता है? रबी की फसल। ये धान वाला ये सही होगा मित्रों उत्तर। धान जो है वो खरीफ की फसल है, धान क्या है? खरीफ की फसल। अब आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित, अब रबी की फसल से संबंधित क्वेश्चन है, देखिए ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो सीधी सी बात भाई गेहूं जो है वो रबी की फसल है, गेहूं, गेहूं रबी की फसल है। आगे बढ़ते हैं। अब रबी की फसल कैसे याद रखोगे? रबी की फसल कैसे याद रखोगे भाई? सीधी सी बात है कि रब्बा गेहूं का इंतजाम कर दे जिससे भूखा ना रहे कोई। ठीक है, तो रब्बा, अब रब्बा से याद रहेगा रबी। ठीक है, तो रबी की फसल जो है वो गेहूं की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये देखो ये तो चित्र ही बन गया है इसमें। ठीक है, जायद की फसलें जो हैं, जायद की फसलें ये होती हैं, ये देखो चित्र बना हुआ है, जायद की फसलें जो हैं ये चित्र बना हुआ है। तो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये जायद की फसलें होंगी। ये सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, सी वाला ऑप्शन ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? भाई डिजिटल इंडिया अभियान जो है सन 2015 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया अभियान 2015 में शुरू हुआ। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। भारत में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग कब बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया 1 जनवरी 2015 को। कब मित्रों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया, योजना आयोग को भंग किया गया। अगला प्रश्न है सेबी का पूरा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेबी का पूरा नाम होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका ए ऑप्शन सही होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में भाई जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी जो है वो 1 जुलाई 2017। कब लागू हुआ मित्रों? 1 जुलाई 2017। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई
2017 को लागू हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति संबंधित है भाई दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन से संबंधित है। मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक मित्रों है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये वाला होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर जो मित्रों है वो है वस्तु एवं सेवा कर, जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है मित्रों? अप्रत्यक्ष कर है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। क्लियर है मित्रों? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेखन कला के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लेखन कला के पिता के रूप में लुका पचियोली को जाना जाता है। लुका पचियोली। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित हुआ था? भाई भारत में कंपनी अधिनियम जो है वो 1956 में पारित हुआ था मित्रों। कब पारित हुआ था? 1956 में। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन 1956। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्टवा क्वेश्चन है, डीमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण भारत में कब हुआ था? तो मित्रों इसका सही उत्तर है, सभी को मालूम होगा, 8 नवंबर सन 2016। 8 नवंबर सन 2016। ये सुपर हिट क्वेश्चन है, 8 नवंबर सन 2016। मित्रों उम्मीद है कि प्रश्नों की ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि ये सीरीज आपको पसंद आई हो और यदि इसी तरह के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज और आपको चाहिए और उस सीरीज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर कर दें। यदि आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई अन्य जन जो कि होम गार्ड या कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो तो उस तक वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।